नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और मदरसा संचालकों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे समावेशिता खत्म हो सकती है और सरकार को इसकी व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। मदरसा एजुकेशन को समावेशी शिक्षा की तरफ ले जाने का एक गंभीर प्रयास प्रारंभ किया था और सभी सरकारों ने उस प्रयास को आगे बढ़ाया था और उसी का प्रभाव था कि हमारी मदरसा एजुकेशन का आधुनिकीकरण भी हो रहा था और दूसरे धर्मों के लोग भी अब मदरसों में पढ़ने के लिए जाने लगे थे और कई मदरसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नामचीन हो गए थे। ऐसा लगता था कि हमारी एजुकेशन की ये धारा भी उसी तरीके से सशक्त होगी जिस तरीके से पहले आज से 30-40 साल पहले हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली थी। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे अब क्या प्रभाव पड़ेगा, मगर एक प्रभाव तो निश्चित है कि धार्मिक शिक्षा तो देने से किसी को आप रोक नहीं सकते किसी ऐसी संस्था बनाने से, और जब इससे कठोरता और बढ़ेगी, आइसोलेशन और बढ़ेगा, समावेशिता की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे थे राज्य के वो कदम ठिठकेंगे, ऐसा मेरी आशंका है। मगर सरकार का क्या एजेंडा है और क्यों ये सब किया है, इस पर राज्य को विचार करना चाहिए। जी सर, राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का कामकाज समाप्त होगा और उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह विधेयक सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान शिक्षा और नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधेयक उसको कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा और केवल एक समुदाय विशेष को उसका लाभ मिले और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय कहने को लोग छूट जाएं, तो समानता देने का काम ये विधेयक कर रहा है। मैं प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार जल्द ही वृद्ध और असहाय महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को इसका मसौदा तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्ध महिलाओं और आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर जनपदवार महिला सम्मेलन में दादी नानियों से संवाद कर उनकी जरूरतें जानी जाएंगी ताकि नीति जमीनी स्तर पर असरदार हो। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की थी, जिसमें हम इस बात के लिए सतत प्रयास में हैं कि हमारे पास है महिला और बाल कल्याण कोष के रूप में 1 रुपए पर सेस के रूप में जो हमें धनराशि एकत्रित हो रही है, उस धनराशि को हमारी इच्छा थी कि हम बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में उनके मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। संबंधित ऐसे एनजीओ, ऐसे संस्थान जो कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर काम करते हैं, चाहे वह बुजुर्ग एकल महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग गरीब महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग सक्षम महिला हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ सरकार उनके लिए सहभागी या उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी हो सकती है, वो उसको हम किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ हम सपोर्टिव सिस्टम में खड़े हों, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। तो ये तय हुआ कि जनपदवार सब जिलों के जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ में उनकी भावनाओं को जाना जाएगा और निश्चित रूप से भविष्य की कार्य योजना उसी दिशा में हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक अभिनव और
नया प्रयास होगा, जहां सरकार की ये सोच कि हम बुजुर्ग महिलाओं के साथ में उनके चाहे वो पुत्र के रूप में कह लीजिए, पुत्री के रूप या पारिवारिक सदस्य के रूप में सरकार उनके साथ में खड़े होने का संकल्प लिया है। मैं समझती हूँ कि यह योजना भी बहुत जल्दी अपना स्वरूप लेगी। उत्तराखंड के आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद ने एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और कहा कि रिपोर्ट में राज्य में महिला अपराधों में 12% की कमी आई है। लापता बच्चों के मामले में सुधार समेत कई जानकारी उन्होंने दी। इसको लेकर आईजी ने साइबर क्राइम और पॉक्सो मामलों में भी सुधार बताया। हालांकि सिंथेटिक ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीर चिंता बताया है। जो आज इसमें जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2023 के आंकड़े जो हाल ही में पब्लिश हुए हैं, तो उसका जो है वो एनालिसिस किया गया है। तो जिसमें हमने मेनली जो महिला क्राइम और जो मिसिंग है इस पे इसके डाटा को एनालिसिस किया है। तो महिला क्राइम है, इसमें अगर हम 23 से कंपेयर करें, 23 के बाद जो है 24 और 25, तो इसमें महिला आंकड़ों में जो है महिला क्राइम में जो है इसमें कमी आई है, लगभग 12% की कमी आई है। वर्ष 2022 में जो है हमारे पास 4,357 केसेस थे, जो कम होकर 2023 में जो है घटकर 3,808 केस हुए, और जो है ये 2024 में 3,342 केस रहे। तो महिला जो है अपराध के आंकड़ों में जो है ये कमी आई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने शहर की सियासत में बवाल ला दिया है। इसको लेकर विपक्षी विधायक ने कहा कि टूटी सड़कें, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और युवाओं के लिए खेल परिवहन सुविधाओं का अभाव है। वर्षों से जनता विकास से वंचित है। अब 2027 चुनाव पर जनता की नजरें हैं। दो बार का नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में नामदत्त तिवारी के बाद जब से तिवारी जी नहीं रहे तब से यहाँ विकास स्थगित हुई, क्योंकि प्रदेश बना, और ये प्रदेश जब बना तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हुई, जसपुर वालों को भी, कि हमारे जसपुर को बहुत विकास होगा, क्योंकि तिवारी जी ने एक शेड्यूल घोषित किया, लेकिन वो शेड्यूल भी डेवलप नहीं हुआ। फिर हरीश रावत जी की सरकार आई, उन्होंने यहाँ स्टेडियम और रोडवेज के शिलान्यास किया, लेकिन उनकी सरकार, अच्छी खासी सरकार चलती हुई, यहाँ कुछ विधायकों ने इसको गिरा दिया गया, जिसमें जसपुर के विधायक भी एक थे तत्कालीन। तो विकास रुका है। जो सरकारों को विकास करना चाहिए था, मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मेरा काम सदन में या सड़क पे मांग रखना है, लड़ना है, लेकिन काम सरकारों ने करना होता है। आप आज का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि सरकारों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, और विकास से कोई लेना देना सरोकार ही नहीं है इन सरकारों को। केवल जब कोई बात होती है, जैसे अभी पेपर लीक मामला हुआ, तो इन्होंने दूसरा मुद्दा उठा दिया, क्योंकि अभी काशीपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, क्योंकि जिससे क्या है कि मेन मुद्दे से युवा भटक जाए और हिंदू मुस्लिम में आगे अटक जाए। ये इनकी सोच है, ये विकास पर कोई बात करना चाहते ही नहीं। तो पूर्व विधायक हो चाहे सरकार हो, कोई हो, ये विकास चाहते ही नहीं कि जसपुर का विकास हो। जसपुर का विकास भी अछूता है इन सरकार के राज। सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का। अब उन्होंने, विधायक जो बनता है वो विकास के लिए बनता है। अब विकास तो 9 साल के अंदर बिल्कुल नगण्य रहा और क्षेत्र को पीछे कर दिया। अब वो ठीक है, अपनी खिसकी हुई जो जमीन है उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जनता, देखिए, हमें समझना होगा कि हमें कोई पंचायती व्यक्ति चाहिए या विकास कर। पंचायत तो हमारे ग्राम प्रधान भी कर लेते हैं, हमारे वार्ड मेंबर भी कर लेते हैं, और वो भी निस्तारण कर सकते हैं समाज के अंदर कोई अगर झगड़ा है। पर विकास जो है वो तो विधायक ही कराता है। देखिए, ऐसा समय आता है, मैं भी सन 2007 से 2012 तक, एक ऐसा समय था जब मैं कांग्रेस में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय भी हमने बहुत बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मंत्रियों से मिलना पड़ता है, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता है। ठीक है, उतना नहीं मिल पाता जितना सत्ता पक्ष विधायक को कार्य मिलते हैं। पर अगर आप 4 काम मांगोगे तो 2 काम मिलेंगे, 1 काम मिलेगा तो सही। ऐसा तो नहीं है कि विधायक को नजरअंदाज, चाहे विपक्षी विधायक हो, उसको सरकार नजरअंदाज कर सकती है। पर आप योजना ही नहीं भेजेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, अपना ही
देहरादून जाकर लोगों से मिलेंगे नहीं, सेक्रेटरी से नहीं मिलेंगे, तो फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देता, किसी को कोई जरूरत नहीं समझता कि मैं जसपुर में जाऊं और विकास कार्य कराऊं। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय, रिक्त पदों पर नियुक्ति, ब्लैकलिस्टिंग और आयुष्मान कार्ड के लिए कैंप लगाने के भी निर्देश दिए। MS एक्ट 2013 बना है कि जो हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं सफाई कर्मचारी, भारत सरकार, मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। उनके सर्वेक्षण कराया जा रहा पूरे देश में, लेकिन अधिकारी हैं कि फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी आपके सामने ही मैंने पूछा है, कोई अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि किसके माध्यम से उन्होंने सर्वेक्षण कराया, और रिपोर्ट भेज दी भारत सरकार को सुनने, प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेज दी सुनने। हरिद्वार में पिछली बार 230 लोग जब 18 में सर्वेक्षण हुआ था तो लगभग 2300 कर्मचारी यहाँ ऐसे पाए गए जिनको भारत सरकार ने 40-40 हजार रुपए प्रत्येक कर्मचारी को दिया था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होनी थी। 230 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग में जो प्रावधान है 3 से 6 हजार रुपए उनको मानदेय उनको दिया जाना था, स्टाइपेंड, वो नहीं दिया गया। ये विषय मैंने मॉनिटरिंग कमेटी में भी, मैं भारत सरकार में सदस्य हूं, मैंने वहां पर भी उठाया और भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो 230 लोगों को जो स्टाइपेंड दिया जाना था, वो कौन NGO है, किन लोगों ने वो पैसा खा लिया सफाई मजदूरों का, ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा नगर निगम के जो अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए, नगर आयुक्त है नहीं, बताया गया है कि वो लैंड की जो इंक्वायरी चल रही है उस कमेटी में है, अभी थोड़े समय बाद वो ज्वाइन करेंगे हमको। तो नगर आयुक्त अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आयोग में तलब करूंगा। निश्चित तौर पर दोनों निगम हरिद्वार में, एक रुड़की में, एक नगर निगम हरिद्वार में है, यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। रिपोर्टिंग भी मीटिंग में गलत करते हैं लोग। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने 50,000 हस्ताक्षरों का लक्ष्य दिया है। अभियान 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से इसकी लॉन्चिंग होगी। महिला कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक कर वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। ये पूरे देश में एक्चुअली हम लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है वोट चोरी के अगेंस्ट। तो जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कि राहुल जी ने वोट चोरी के आरोप लगाए और वो सच साबित हुए, पूरे देश में इस तरीके से चल रहा है। बिहार में 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रखे हैं और उसी प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में इस वक्त हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चल रहा है। और इस पर महिला कांग्रेस ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने महिला कांग्रेस को भी 50,000 महिलाओं के लोगों के सिग्नेचर करने का हम लोगों को एक टारगेट दिया, जिसका लॉन्च कल हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ से करेंगे, कार्यालय से करेंगे और कल पूरे जिलों में ये लॉन्चिंग हम लोग करेंगे और 50,000 15 अक्टूबर तक हम लोग उन लोग जिन लोगों की वोट चोरी हुए उन लोगों के साइन और उनका सपोर्ट लेके आएंगे। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन में जुटा है। भगवानपुर के बाले की यूसुफपुर गांव में छापेमारी कर टीम ने 1.5 क्विंटल से ज्यादा घटिया पनीर बरामद किया। विभाग ने मौके पर पनीर नष्ट कर सैंपल लैब जांच के लिए भेजे, जिसको लेकर अधिकारी ने जानकारी दी। ये पनीर सहारनपुर से लाकर सप्लाई किया जा रहा था। दृष्टिगत रखते हुए आज प्रातः 5 बजे के आसपास हमारी टीम द्वारा बाले की यूसुफपुर में टीम निरीक्षण में गई और वहां पे एक मकान पे पनीर पाया गया, जिसमें कि लगभग 1.5 क्विंटल पनीर था, जो सही स्थिति में नहीं रखा गया था और सप्लाई के लिए जा रहा था। टीम के द्वारा उसको सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया और मौके पर उसको नष्ट कराने के लिए कार्रवाई की।
ये वहाँ से सप्लाई हो रहा था उस गांव से, लेकिन ये जो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पनीर है वो सहारनपुर साइड से आ रहा है, उनके द्वारा ये बताया गया है और हमें नहीं दिखाया गया है। दरअसल ये इसका भी जांच की जा रही है कि कौन कौन से गांव से आ रहा है, लेकिन ये सप्लाई ये मार्केट में कई जगह डिमांड के आधार पर सप्लाई की जा रही है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लगातार कार्रवाई की जाती है। आपके माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लगातार हमारे यहाँ से लगातार ये पनीर, मावा, मिठाइयाँ सब जगह सैंपल लिए जाते हैं और पैरवी की जाती है, उस पर कोर्ट का जुर्माना भी लगाया जाता है। जांच के लिए भेजा गया, जांच रिपोर्ट जैसे भी आएगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। ये कंटिन्यू हमारे कार्य चलता रहेगा। हमारे खारिज अधिकारी लगातार अपने क्षेत्र में भी पूरी संयुक्त टीम के साथ भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। उत्तरकाशी में तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह की ठंड ने सैलानियों को भी हैरान कर दिया। अगले 2-3 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान और गिरेगा। उत्तरकाशी में तेज बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। इससे तमाम लोगों पर भी असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में और मौसम बदलेगा। देहरादून, रुड़की और मसूरी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं तेज हवाओं और बेमौसमी बारिश से धान और सरसों को नुकसान पहुंच सकता है। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट बदली है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही, तापमान गिर गया है। उधर मौसम विभाग ने 48 घंटों तक बारिश और गरज के साथ बौछार बनी रहने की आशंका जताई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साई में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। इस दौरान मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। भावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले, हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो है जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा। हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक जो है वार्निंग का अनुमान है, हमें जो अगले 24 घंटे के दौरान हमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।